आज हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल देखेंगे एयर रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड। इन न्यूमेरिकल्स के हेल्प से आप बाकी न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये तीन न्यूमेरिकल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये RS खुरमी की बुक से ये सारे न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे पहला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में बूट स्ट्रैप और इवेपरेटिव दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो इससे पहले हम लोग एक बूट स्ट्रैप, ओनली बूट स्ट्रैप के कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए, बूट स्ट्रैप से रिलेटेड। देखिए, वन बाय वन मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, वन बाय वन क्या क्या चीजें होती हैं इसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिंपल एयर इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम पे आते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि देखिए, ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ रैम एयर की रैमिंग कर रहे हैं। ये क्या है? एम्बिएंट एयर सिस्टम है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक। हाँ, यहाँ पे देखिए एम्बिएंट एयर सिस्टम है। ये एम्बिएंट एयर सिस्टम है। एम्बिएंट एयर सिस्टम का देखिए फायदा क्या होता है यहाँ पे, कि इसकी जो वेलोसिटी है वो प्लेन के वेलोसिटी के अप्रॉक्स लेते हैं। इसकी रैमिंग होती है, रैम होके ये मेन कंप्रेशर में जाता है। मेन कंप्रेशर में फिर इसका फिर से कंप्रेशन होता है। मेन कंप्रेशर में इसका फिर से कंप्रेशन होता है, और ये हाई प्रेशर पे ये फ्लूइड हमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंबशन चैम्बर में भेजते हैं। लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे आप देखिए, कुछ पार्ट इसका हम लोग क्या करते हैं, ब्लीड करा लेते हैं फॉर द कूलिंग सिस्टम। तो इसमें इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, साफ साफ दिखाएगा। हाँ, कुछ पार्ट इसका करा, यहाँ से ब्लीडिंग करा के हम लोग कहाँ भेजते हैं, इसमें भेजेंगे। पेन सेलेक्ट कर लेते, ठीक ठीक है। ये ओके, कुछ पार्ट इसको यहाँ से देखिए हम लोग इसमें भेज रहे हैं। यहाँ पे जा रहा है ये, और एक हीट एक्सचेंजर में ये रैम एयर से इस हीट एक्सचेंजर के सराउंडिंग में फ्लो हो रहा है, जिससे इसकी कूलिंग हो रही है। हीट एक्सचेंज होने के बाद फिर से इसको कहाँ पे हम ले जा रहे हैं, इवेपरेटिव सिस्टम में। ये सिंपल कूलिंग इवेपरेटिव सिस्टम है। इवेपरेटिव सिस्टम में क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में दूसरा फ्लूइड है जिसका इवेपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका अगेन कूलिंग हो रहा है। फिर इसको हम लोग कहाँ भेज दे रहे हैं, कूलिंग टरबाइन में, और एक्सपेंड करके केबिन में इसको हम लोग सप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, ये इसके मतलब सिंपल इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, तो सिंपल इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम के बेस पे एक ये न्यूमेरिकल हम लोग उठा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या है, A simple evaporative air refrigeration system is used for aeroplane to take 20 ton of refrigeration. हमको refrigeration effect directly given है. The ambient air condition is 20 degree centigrade and 0.9 बार। ambient air मतलब 0.1 लाइन 9 बार की लाइन है, यहाँ पे ambient air जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवेलेबल है। The ambient air is rammed isotropically, और इसको 1 बार तक इसकी रैमिंग प्रोसेस करते हैं। एयर लीव the main compressor at pressure 3.5 बार is first cool। अब देखिए, यहाँ से इसकी रैमिंग करने के बाद मेन कंप्रेशर का जो प्रेशर है 3.5 बार तक इसकी हम लोग कंप्रेशन करते हैं। फर्स्ट कूल हीट एक्सचेंजर, पहली बार जब वो पहले हीट एक्सचेंजर में जाता है तो स्पेसिफिक कूलिंग होती है उसकी, वहां पे कोई भी इवेपरेटिव सिस्टम नहीं है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर 3 से 4 तक आ जाता है, T3 से T4 तक आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए सेकेंडरी इवेपरेटर, इवेपरेटिव कूल हीट एक्सचेंजर है, जिसमें जाता है तो उसका टेम्परेचर 4 से 4' तक आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4' तक टेम्परेचर आया, फिर कूलिंग टरबाइन में उसका एक्सपेंशन हुआ और उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कूल हो गया। और यहाँ पे जो टरबाइन और कंप्रेसर दोनों ही आइडियल हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी के बेस पे हम 5' और 3' का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। और हीट एक्सचेंजर की अगर इफेक्टिवनेस गिवन रहती है, देखिए यहाँ पे इफेक्टिवनेस गिवन है, तो उसके बेसिस पे हम लोग T4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5' से लेके 6' के तक क्या हो रहा है, 5' से लेके 6' तक ये केबिन पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब T6 माइनस T5' जो है टेम्परेचर डिफरेंस, वही केबिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब इसको क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जहां से आप लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल एवेपरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर द एरोप्लेन टू टेक 20 ton of refrigeration load. The ambient air
20 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लोड का मतलब समझते हैं? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लोड मतलब 3.517 किलो वॉट, मतलब 3.5 किलो जूल एनर्जी हर सेकेंड इसको रिलीज कर देना वहां से। और 20 है तो 20 इंटू 3.517 जूल एनर्जी से हर सेकेंड वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। इतना लोड इसके ऊपर है। द एम्बिएंट कंडीशन हमें गिवन है। द एम्बिएंट कंडीशन मतलब एरोप्लेन के बाहर का कंडीशन जो है, मतलब जिस कंडीशन पे हमें एयर, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें एयर सप्लाई होगी इनसाइड द just before the ramming process. The ambient air is rammed isotopically 1 bar तक. The air is leave the main compressor at 3.5 bar. Is first cool the heat exchanger is 0.6 evaporator where the temperature is reduced by 5 degree centigrade. ठीक है, the air from the evaporator is passed through the cooling turbine and then it is supplied to the cabin, which is to be maintained at the temperature of 25 degrees centigrade at a pressure of 1.05 bar at a pressure of, अब देखिए केबिन का जो प्रेशर है 1.05 बार है जो कि रैम प्रेशर से स्लाइटली हाई है। इफ द इंटरनल एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिवन है, टरबाइन की एफिशिएंसी गिवन है, तो हमें बताना है मास ऑफ ब्लेड ऑफ मेन कंप्रेसर। सेकंड इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम एंड सीओपी ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो देखिए क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले 20 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है, फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिए, P1 की वैल्यू गिवन है, P2 की वैल्यू गिवन है, P3 की भी वैल्यू गिवन है, एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी H एंड ये गिवन है हमें यहाँ पे। मेन कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिवन है, T6 की वैल्यू गिवन है। T6 मतलब ये इस पॉइंट पे टेम्परेचर हमें फाइनली मिलना चाहिए, मतलब केबिन के इनसाइड का टेम्परेचर गिवन है। P6 की वैल्यू भी गिवन है 1.05 कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। सिग्मा कंप्रेसर की एफिशिएंसी है 80% एंड टरबाइन की एफिशिएंसी है 75%। तो उस बेसिस पे देखिए, सबसे पहले तो हमको 1 पे वैल्यू पता है दोनों कंडीशन, और 2 पे प्रेशर की वैल्यू पता है। तो इसको आइसेंट्रोपिक आइडियल, रैमिंग को हम लोग आइडियल ले रहे हैं और आइसेंट्रोपिकली हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T2 की वैल्यू। T2 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1। तो हमें T2 की वैल्यू मिल गई। T2 की वैल्यू जैसे ही मिली, देखिए इसको हम लोग पास में ही रखते हैं, इसको स्निप कर लेते हैं, जिससे ये डायग्राम हमेशा आपको दिखते रहना चाहिए। ये डायग्राम है, इस पे मतलब कोई भी चीजें हम लोग करेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। ठीक, ये ये है। तो हाँ, तो जैसे ही हमने T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, T2 के बाद T3 भी सेम मैनर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। T3 की वैल्यू तो सेम मैनर में फाइंड आउट हो जाएगी, बट T3 की वैल्यू देखिए इन द सेम मैनर फाइंड आउट भले ही हो जाएगी T3 की, लेकिन T3 डैश के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंप्रेसर एफिशिएंसी। T3 डैश के लिए हमको कंप्रेसर एफिशिएंसी का यूज करना पड़ेगा, सिग्मा सी। और सिग्मा सी की वैल्यू क्या होती है, ईटा सी की वैल्यू टी आइडियली क्या हो रहा है, वर्क कितना करना था 2 से लेके 3 तक, लेकिन एक्चुअली हम 2 से 3 डैश तक कर रहे हैं। तो T3 minus T2 was the ideal one, T3 minus T2 was the ideal one, और एक्चुअल वन इज द T3 डैश माइनस T2। तो यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सीधे क्या निकाल लेंगे, T2 और T3 डैश की वैल्यू। T3 डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब इफेक्टिवनेस गिवन है 4, मतलब यहाँ पे देखिए कंप्रेस, यहाँ इफेक्टिवनेस कितना गिवन है, इफेक्टिवनेस कुछ इस तरह से गिवन है, ये देखिए इफेक्टिवनेस, हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस क्या है 0.6 है, ये 0.6, ये इफेक्टिवनेस इज 0.6।
ये देखिए इफेक्टिवनेस इज 0.6। 0.6 देखिए 4 के सराउंडिंग में कौन फ्लो कर रहा है, रैम एयर। रैम एयर का टेम्परेचर कितना है, 0.2 पे जो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिवनेस का जब हम लोग यूज करके टेम्परेचर निकालते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है इफेक्टिवनेस T3 डैश। अब इसमें देखिए T3 डैश क्या है, T3 डैश, T3 डैश एक्चुअल कंडीशन है इसका, T3 डैश, और T3 डैश से 4 तक जा रहा है, तो ये एक्चुअल कूलिंग हो रही है। T3 डैश से 4 तक ये क्या हो रही है, एक्चुअल कूलिंग हो रही है। और आइडियल कितना होना चाहिए था, इसको T3 डैश तक इसका टेम्परेचर रिड्यूस होके T2 तक हो जाना चाहिए था। आइडियली इसका टेम्परेचर T2 तक हो जाना चाहिए था, T2 डैश कह लो एक तरह से, क्योंकि ठीक है कंप्रेसर में कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो उस बेसिस पे, हालांकि T2 डैश की भी जो वैल्यू है वो वही है। यहाँ से देखो T2 डैश जो निकाले हैं T2 के बराबर ही ले रहे हैं उसको भी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इफेक्टिवनेस का यूज करके हमने T4 डैश की वैल्यू निकाल ली। T4 डैश की वैल्यू आ गई, फिर T4 डैश दूसरा वाला टेम्परेचर, दूसरा वाला सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में, और उसने साफ साफ बोला है कि जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है, क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इन द सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर इज ड्रॉप रिड्यूस बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हैं, टेम्परेचर रिड्यूस बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड सीधे सीधे रिड्यूस उसने दे दिया है, तो T4 डैश की वैल्यू हमें वैसे ही मिल गई। T4 डैश की वैल्यू क्या करना है, 4 में से T4 में से 5 माइनस कर देना है, हमें T4 डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए T4 डैश मिल गया, फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है, टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। तो उस प्रोसेस में देखिए T4 डैश से T5 सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, और यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, T5 की वैल्यू निकाल लेंगे। T5 की वैल्यू देखिए आ गई 256.5। तो T5 की वैल्यू आते ही फिर टरबाइन एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग T5 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए मास फ्लो रेट के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए थी, मास फ्लो रेट के लिए T5 डैश, और T5 डैश से T6 तक केबिन में उसका कूलिंग प्रोसेस हो रहा है। तो mCp डेल्टा टी, यहाँ पे देखिए mCp, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो mCp डेल्टा टी की वैल्यू जो किसके बराबर होगी, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया है 20 टन, तो 20 टन को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में तो 3.517 होगा, और किलो जूल पर मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 210 जूल पर मिनट हो जाएगा, 210 जूल पर मिनट। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, सॉरी किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। तो 210 किलो जूल पर मिनट के बेसिस पे देख लेते हैं, तो मास फ्लो रेट भी केजी पर मिनट में आएगा, और ये आ गया 276 केजी पर मिनट। अब क्या रहा है, पावर रिक्वायर्ड। तो पावर रिक्वायर्ड, जितना मास हमने कंप्रेस किया बस उसी के लिए पावर हम देखेंगे कूलिंग में जो यूज हो रहा है, क्योंकि मास तो बहुत ज्यादा मेन कंप्रेशन में हो रहा है, लेकिन जो कूलिंग के लिए यूज हो रहा है वो एम ए मास जो हमने कैलकुलेट किया है। तो उसके लिए पावर के लिए सीधे सीधे देख लीजिए एम ए सीपी डेल्टा टी। अब यहाँ सीपी डेल्टा टी क्या लेंगे, इस पॉइंट पे देखिए 2 से लेके 3 तक मेन कंप्रेशन में कंप्रेशन हो रहा है, तो उसी को हम लोग उठा लेंगे, तो वही हो जाएगा। तो वहां से वो वैल्यू पुट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, पावर कंप्रेशन में जो भी पावर यूटिलाइज हो रहा है, ये वैल्यू आप देख लीजिए। और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें दिया ही है, और हमने कंप्रेशर में पावर इनपुट निकाल लिया है, इन्हीं दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड अपॉन में वर्क। अब देखिए फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप पे अब तक बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो बूट स्ट्रैप में आप देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बूट स्ट्रैप में एक ऑक्सिलरी कंप्रेशर हम लोग और लगा देते हैं, इसको हम लोग कहीं कहीं ऑक्सिलरी कंप्रेशर भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंप्रेशर भी बोलते हैं। तो इसको भी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एम्बिएंट एयर की वेलोसिटी, व्हाटएवर वाज द वेलोसिटी ऑफ एम्बिएंट एयर, उसके बेसिस पे उसकी रैमिंग होगी। रैमिंग के बाद वो मेन कंप्रेशर में जाएगा, मेन कंप्रेशर में से कुछ अमाउंट ऑफ एयर हम बाहर निकाल लेते हैं, और उसके सराउंडिंग में रैम एयर को फ्लो करा देते हैं। तो रैम एयर क्या करता है, उसकी कूलिंग करती है, और बिकॉज ऑफ रैमिंग ऑफ एयर दिस एयर विल फ्लो, और इसको बाहर में एग्जिट होता रहता है। तो ये रैम एयर इसके सराउंडिंग में गया, और यहाँ से ये निकला,
ये निकला फिर मतलब मेन कंप्रेसर जो मास एमए हमने लिया है वो होते हुए इसमें से बाहर जा रहा है, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर एक सेकेंडरी कॉम्प्रेशन फिर कॉम्प्रेस करा देते हैं, और फिर कॉम्प्रेस कराने के बाद उसी सेम रैम एयर से हम लोग सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को भी कूल कराते हैं। सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर को कूल करा के जब उसको टरबाइन में उसका एक्सपेंशन कराते हैं, बहुत हाई प्रेशर से जब उसका एक्सपेंशन होता है तो उसमें कूलिंग इफेक्ट भी प्रॉपर जनरेट होता है। और ये कॉम्प्रेसर जो आप देख रहे हो ये रन कैसे हो रहा है, इसको रन कराने के लिए हम मेन कॉम्प्रेसर से या प्लेन से एनर्जी नहीं ले रहे, जिस कूलिंग टरबाइन में चीज फ्लो करा रहे हैं उससे जो पावर आउटपुट हो रहा है उसी से सेकेंडरी कॉम्प्रेसर को हम रन करा लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमने कर दी। अब देखिए इस प्रोसेस ये था बूट स्ट्रैप में, तो बूट स्ट्रैप में 1 से 2 रैमिंग प्रोसेस, लेकिन 2' वाज द एक्चुअल वन। फिर ये मेन कंप्रेसर में कंप्रेसर 2' से 3 तक, 3 से 4 तक ये क्या हो रहा है, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में जो सबसे फर्स्ट हीट एक्सचेंजर था उसमें कूलिंग हुई। फिर 4 से 5 तक सेकेंडरी हीट कंप्रेसर में हम लोग ने कंप्रेशन कराया। लेकिन अब देखिए कंप्रेसर की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, उसके बेसिस पे आइडियल 5 होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल 5' तक पहुंच जा रहा है। तो 5' से लेके 6 तक फिर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में कूलिंग प्रोसेस हुआ। 6 to 7 तक ये टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद, और एक्चुअल क्या हो रहा है 7', और 7' से लेके 8 तक ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोसेस। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए एक न्यूमेरिकल इस पे, बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम 10 TR, उसकी कैपेसिटी गिवन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है। यूज्ड एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में यूज होता है। द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.85 बार। 20 डिग्री एम्बिएंट कंडीशन गिवन है एनवायरनमेंट पे, 0.85 बार। द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज बाय 0.85 बार टू 1 बार। 1 बार तक हो रहा है ड्यू टू रैमिंग एक्शन of air. The pressure of air discharge from the main compressor is 3 bar. The discharge pressure of air from auxiliary compressor is 4 bar. The isentropic efficiency of each compressor is 80%. इन्होंने फिक्स कर दिया है दोनों कंप्रेसर के लिए। while the turbine की क्या है 85% है, 85, while the turbine is 85%. 50% of enthalpy of air discharge from main compressor. तो 50% of enthalpy of air discharge from main compressor is removed in first heat exchanger. अब देखिए यहाँ भी 2 हीट एक्सचेंजर है, एक प्राइमरी कंप्रेसर के बाद और मेन कंप्रेसर के बाद, दूसरा सेकेंडरी कंप्रेशन के बाद। तो जो 50% of enthalpy of air is discharged from the main compressor is removed, तो उसकी enthalpy just half कर दे रहा है when it passes from first heat exchanger is removed in the first heat exchanger, and 30% of enthalpy of air is discharged from the auxiliary compressor. ठीक, it is removed in the second heat exchanger using the rammed air, assuming the ramming action is isentropic. The required cabin pressure is 0.9 bar and the temperature of the air leaving from the cabin not more than 20 degrees centigrade. Find first power required to operate the system, second the COP of the system. Draw the schematic TS diagram, temperature entropy diagram. ठीक है, सारी चीजें आपको गिवन है। तो अब जो चीजें गिवन है, देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए वो सारी चीजें रख ले। हमें कैपेसिटी पता है प्लांट की, प्लांट किस कैपेसिटी से वर्क कर रहा है ये हमको ऑलरेडी पता है। हमको निकालना क्या है, पावर रिक्वायर्ड, मतलब कंप्रेसर को कितना वर्क करना पड़ रहा है मेन कंप्रेसर को। सेकेंडरी कंप्रेसर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी कंप्रेसर को तो मेन कंप्रेसर से जो एयर निकली है उसका जब कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है उसी से हम क्रिएट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन जो थी आपको एज इट इज लिख लेना है। देखिए टीएस डायग्राम में 1 पे T1 की टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। T1 टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। T3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। प्रेशर पता है T1 पे और टेम्परेचर पता है।
तो 1 से पहले तो कहां तक रैमिंग प्रोसेस हुआ है, 0.9 बार तक, 1 to 0.9 बार तक क्या हुआ, रैमिंग प्रोसेस हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं रैमिंग, एम्बिएंट इतना था और एयर इंक्रीज फ्रॉम 0.85 बार टू, अच्छा 1 बार तक रैमिंग प्रोसेस हुआ है, पूरा 1 बार तक रैमिंग प्रोसेस हुआ है। एक्सपेंशन जब हो रहा है तो वो 0.9 बार तक हो रहा है। तो बेटा देखिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन कंफर्ट की बात नहीं होती, कभी कभी वो कार्गोज एयरक्राफ्ट भी होते हैं तो 0.9 बार पे ही कंफर्ट जोन मिलता है उनको, तो वहां तक भी उनको हम एक्सपेंड करा सकते हैं। तो ठीक है 0.9 बार, फिर 1 से लेके 3 बार तक हमने क्या किया, मेन कॉम्प्रेशन में कॉम्प्रेशन किया। फिर 3 से 4 हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज हुआ, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में। फिर 4 to 5 अगेन हमने सेकेंडरी और ऑक्सिलरी कंप्रेशर में क्या किया, कंप्रेशन किया। फिर 5 to 6 सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में कूलिंग हुई। फिर 6 to 6 कौन कितने प्रेशर पे, 4 बार से, 4 बार से 0.9 बार तक इसका कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंशन होता है। 0.9 बार तक जब कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है तो इससे फायदा क्या हो रहा है, 0.9 बार तक एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, हमें फिर 0.7 पे हम टेम्परेचर निकाल लेंगे। टरबाइन की एफिशिएंसी हमें पता ही है, तो टरबाइन की एफिशिएंसी के बेसिस पे हम 0.7 की वैल्यू निकाल लेंगे। और 0.7 to 8 जो प्रोसेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो ऑलरेडी हमको गिवन है। तो यहाँ से इसका यूज करके बेसिकली हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट के लिए देखिए क्या प्रोसेस किया गया है, 1 से 2 इक्वल्स टू P2 अपॉन में P1 पावर गामा -1। ये सिंपल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जब ये प्रोसेस होता ही होता है तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, T2 की वैल्यू निकाली, क्योंकि T1 भी पता है, P1 भी पता है, P2 भी पता है, गामा भी पता है। तो T2 की वैल्यू आ गई। T2 से T3 तक मेन कॉम्प्रेशन में कॉम्प्रेशन हुआ तो उस बेसिस हमने T3 की वैल्यू निकाल दी। देखिए T3 की वैल्यू आ गई, T3 की वैल्यू आ गई। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर पता है, सॉरी T3 की वैल्यू आई तो एफिशिएंसी ऑफ मेन कंप्रेसर लगा के हम टरबाइन कंप्रेसर की एक्चुअल टेम्परेचर की लिमिट निकाल देंगे। 147 वाज द आइडियल वन एंड एक्चुअल वन वाज द T3 डैश एंड दैट विल बी 175.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो क्या कह रहा है ये, 50% of the enthalpy of discharge from the main compressor is removed in the first heat exchanger। तो फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में 50% एनर्जी बाहर हो जा रही है। तो T4 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50% एनर्जी बाहर हो रही है तो T4 की वैल्यू मतलब 50% टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और टेम्परेचर जस्ट 50% आ जाएगा और ये हो जाएगा 87.85। इसका सिंपल सा फंडा है, देखो दोनों का इनिशियल सेम है और फाइनल में अगर 50% का चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर भी जस्ट 50% हो जाता है। तो T4 डैश की वैल्यू हमने निकाल दी हीट एक्सचेंजर में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एनर्जी 50% हो रहा है तो आइसेंट्रोपिक मतलब हीट एक्सचेंजर जो है रिवर्सिबल हीट एक्सचेंजर है, तो उस केस में ये 50% तक एज इट इज हीट कम कर दे रहा है। क्योंकि इफेक्टिवनेस जब ना गिवन रहे तो वो आइडियल मान के ही हम चलते हैं, हम ये मानते हैं कि एज इट इज उसने हाफ कर दिया जितना एंथैल्पी रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या कह रहा है, 4 से 4 डैश सेकेंडरी कंप्रेशर में कंप्रेशन हुआ, फिर वहां से हम 5 डैश की वैल्यू निकाल देंगे। कंप्रेसर एफिशिएंसी सेम है दोनों के लिए, उस बेसिस पे हम लोग 5 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, T5 डैश। T5 डैश के बाद वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है कूलिंग टरबाइन में। और कूलिंग टरबाइन में प्रेशर कहाँ तक रिड्यूस हो रहा है, 0.9 तक। तो T5 डैश निकल गया, T5 डैश के बाद सॉरी T6 निकल जाएगा। द 30% ऑफ एंथैल्पी फिर से, अच्छा ओके सॉरी एक बार ये फिर अगेन सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में जाएगा जहां पे 30% हीट इसका क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो 30% T6 के टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, सॉरी T6 नहीं, जस्ट हीट एक्सचेंजर से पहले का टेम्परेचर, जस्ट हीट एक्सचेंजर से पहले का टेम्परेचर T5 डैश की वैल्यू हमें पता है। T5 डैश से लेके T6 तक क्या हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस हो रहा है सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में और
और कितना हीट एक्सचेंज मतलब बाहर निकल जा रहा है 30%। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, 30% बाहर हो रहा है तो टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 30% 1 माइनस 30.3, तो ये 0.7, तो ये टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, अब यहाँ पे सॉरी डिक्रीज होके कितना हो गया 88.3, तो ये टेम्परेचर हो गया। अब T7 से T6 to 7 तक क्या हो रहा है, टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है आइडियली, तो उस बेसिस पे हम लोग आइडियल एक्सपेंशन के केस में T7 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें टरबाइन एफिशिएंसी पता है तो उसके बेसिस पे T7 डैश की वैल्यू आ जाएगी। T7 डैश की वैल्यू आ गई तो पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम क्या हो जाएगा, पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम, मास फ्लो रेट हम निकाल देंगे। हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले से पता है, कंप्रेसर के दोनों एंड पे हमने टेम्परेचर भी निकाल लिया, तो उस बेसिस पे हमें क्या क्या निकाल लेंगे हम लोग, सीओपी। सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में कंप्रेसर वर्क, उस बेसिस पे हम सीओपी निकाल लेंगे। और सीओपी का फॉर्मूला लिखेंगे तो एमसीपी डेल्टा टी, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और ये सॉरी ये मतलब कंप्रेसर वर्क है, और यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये क्रिएट हो रहा है। सॉरी एमसीपी T8 माइनस T7 तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ना, यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम इक्वेट करेंगे जो भी टीआर गिवन है उसके बेसिस पे, और 210 का टीआर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो चीजें किलो जूल पर मिनट में आती है, तो ये आ गया केजी पर मिनट में मास फ्लो रेट। केजी पर मिनट में मास फ्लो रेट आ गया तो अब हम लोग पावर इनपुट निकाल देंगे कंप्रेसर में, एमसीपी डेल्टा टी, एमसीपी डेल्टा टी, और 60 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि पावर को वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉट किलो जूल या जूल पर सेकेंड होता है, तो उस बेसिस पे इसको हमने किलो वॉट में निकाल दिया। अब सीओपी निकालना है तो 130 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 130 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, कंप्रेसर वर्क से, कंप्रेसर वर्क से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी सीओपी, सीओपी 0.27 आ रही। अब बूट स्ट्रैप एयर इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम, अब देखो बूट स्ट्रैप भी है, इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम भी, आपको मैंने पहले भी कंपैरिजन में बताया है, ये सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्रेशन सिस्टम होता है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंप्रेशन सिस्टम सॉरी कूलिंग सिस्टम इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और ये हाई मैक नंबर पे बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है और वहीं के लिए स्पेशली यूज भी किया जाता है। तो और जितना हाई मैक नंबर की वैल्यू हाई होती जाएगी टेम्परेचर ये उतने ही डाउन करता जाएगा और इसकी कूलिंग कैपेसिटी और इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए एम्बिएंट एयर इसमें क्या हुआ आया, उसकी रैमिंग प्रोसेस हुई, यहाँ पे इस वाले लाइन पे क्या लगा है, डिफ्यूजर लगा है, रैमिंग होने के बाद वो मेन कंप्रेसर में गया, मेन कंप्रेसर से उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होने के बाद उसमें से एमए मास हमने ब्लीड कराया और एक हीट एक्सचेंजर में दे दिया। इस हीट एक्सचेंजर के सराउंडिंग में क्या है, रैम एयर फ्लो कर रहा है जो कूलिंग क्रिएट कर रहा है। फिर मेन कंप्रेसर से होते हुए इसको एक हमने सेकेंडरी कंप्रेशन में ले गए, सेकेंडरी कंप्रेशन में इसका प्रेशर हमने और हाइक किया, हाइक करके उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर के सराउंडिंग में फिर अगेन रैम एयर फ्लो हो रहा है, फिर वहां से उसकी थोड़ी कूलिंग होने के बाद उसको हम इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम में ले जाते हैं। इवेपरेटिव कूलिंग सिस्टम जो होता है उसमें कुछ एक ऐसे फ्लूइड होते हैं जो अपने आप को इवेपरेट करते रहते हैं व्हेन इट कम इन द कांटेक्ट विद रेफ्रिजरेटर मेन कंप्रेसर एयर, इसके कांटेक्ट में आके, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है और वो रेफ्रिजरेंट जो उसमें फ्लो है फिल्ड है वो लो टेम्परेचर कंप्रेसर पे ही क्या होते हैं, बॉयल होने लगते हैं। लो कंप्रेसर पे ही वो जब बॉयल होने लगते हैं तो उस पे उसमें एवेपरेशन होता है और उसका बेनिफिट क्या मिलता है, उसका बेनिफिट ये मिलता है कि उसमें कूलिंग इफेक्ट बहुत ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कहीं भी फेज चेंज फिनोमेना की बात आती है तो कूलिंग और हीटिंग दोनों ही फास्टेस्ट वे में होता है। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में 1 से 2 आइडियल रैमिंग थी, लेकिन एक्चुअल रैमिंग 2 डैश तक हुई, 2 डैश से 3 कंप्रेशन प्रोसेस हुआ जो कि आइडियल था, लेकिन वो T3 डैश तक जा रहा है जो कि एक्चुअल 1 है, फिर 3T डैश से लेके 4 तक प्राइम फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में उसका एक्सपेंशन हुआ, सॉरी कूलिंग हुआ, 4 से लेके 5 तक अगेन सेकेंडरी कंप्रेशन में उसका कंप्रेशन हुआ, 4 to 5 डैश तक गया वो, 5 डैश से वो 5 डबल डैश तक आ रहा है, 5 डबल डैश पे क्या हो रहा है, 5 डबल डैश तक
इसमें कौन सा हो रहा है, रैम एयर कूलिंग हो रही है 5 to 5 तक रैम एयर कूलिंग हो रही है, और 5 to 6 तक क्या हो रहा है, इवेपरेटिव कूलिंग हो रही है। इवेपरेटिव कूलिंग से 6 से 7 आ गया, और 7 से 7 एक्चुअल 1 होगा। 6 to 7 आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होगा, जो कि हम आइडियल मानते हैं, और 7 तक क्या होगा, एक्चुअल होगा। और 7 to 8 तक जो भी टेम्परेचर लिमिट हमें गिवन है, वहां तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट काउंट किया जाए। अब देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, द फॉलोइंग डेटा रेफर टू ए बूटस्ट्रैप एयर साइकिल evaporative refrigeration system used in the aeroplane take 20 ton of refrigeration liquid। एम्बिएंट टेम्परेचर आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एम्बिएंट प्रेशर भी पता है, मैक नंबर 1.2 दिया है। देखिए इसी मैक नंबर के बेसिस पे हम लोग एक्चुअल रैमिंग निकाल पाएंगे। द रैम एफिशिएंसी 9, सॉरी आइडियल रैमिंग निकालेंगे, और एक्चुअल रैम एफिशिएंसी 90% है, इस बेसिस पे उसको हम लोग एक्चुअल भी निकाल लेंगे। द प्रेशर ऑफ एयर ब्लीड of the main compressor is 4. The pressure of air is secondary compressor is 5. The isentropic efficiency of main compressor is 90, or the isentropic efficiency of compressor secondary compressor is 80. ये सारी चीजें हमें पता है। अब देखिए इसमें भी एज इट इज वही काम करना है, 1 से 2 तक आइडियल कॉम्प्रेशन हो रहा है, और रैम इफेक्ट को भी हम लोग क्या ले लेंगे, आइसेंट्रोपिक ले लेंगे, उस बेसिस पे 2.2 पे टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि रैमिंग जो हो रही है सेम टेम्परेचर पे, इसको वैसे इंक्रीज करेंगे हॉरिजेंटली, टेम्परेचर तो वही जाएगा, लेकिन 2 प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। देखिए 2 वाली लाइन में प्रेशर कुछ और है, वो और वो प्रेशर किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, एफिशिएंसी ऑफ रैम एयर। तो ये देखिए ये फॉर्मूला हम लोग लगा के सीधे T2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 डैश अपॉन में T1 इक्वल्स टू मैक नंबर दिस, यहाँ से T2 डैश की वैल्यू आ गई। फिर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 1 से 2 तक हो रहा है, 1 से 2 तक आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, ओके। P2 अपॉन में P1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T1, यहाँ से क्या आ गया, P2 की वैल्यू 1.94 बार आ गई, 1.94 बार P2 की वैल्यू। देखिए P1 की वैल्यू हमें पहले ही से ही पता थी, P1 की वैल्यू क्या थी, देखिए 0.1 पे 0.8 बार थी P1 की वैल्यू। P1 की वैल्यू हमें पहले से पता थी, और T1 और T2 की वैल्यू हमने निकाल ली। हाँ, उस बेसिस पे हम लोग क्या निकाल देंगे, P2 की वैल्यू 1.94 बार। अब वी नो दैट द एफिशिएंसी रैम एफिशिएंसी हमें गिवन है 0.9 रैम एफिशिएंसी जो गिवन है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, P2 डैश, P2 की तो वैल्यू हमें पता चल गई आइडियल 1 से। अब यहाँ पे P2 डैश की वैल्यू आ जानी चाहिए। यहाँ से रैम एफिशिएंसी देखिए P2 डैश माइनस 0.8, ये एक्चुअली इतनी रैमिंग इफेक्ट क्रिएट हो रही है। आइडियली कहाँ तक होनी चाहिए, P 1.94, ये प्रेशर हमने निकाला है माई 2.8 तक, ये एक्चुअल आइडियली हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफिशिएंसी को, और यहाँ से P2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। P2 डैश की वैल्यू जैसे ही आ गई, फिर तो सेम प्रोसेस हमें करना है। देखिए यहाँ से T3 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, T3 डैश के बाद टरबाइन कंप्रेसर एफिशिएंसी लगा के यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में कूलिंग हो रहा है, टेम्परेचर लिविंग द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर 443 केल्विन तक है, तो हमें ऑलरेडी टेम्परेचर पता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो हो रहा है 4 to 5 भी कह सकते हो। आइसेंट्रोपिक ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, 4 to 5, देखिए 4 to 5, हाँ सेकेंडरी कॉम्प्रेशन में कॉम्प्रेशन हुआ 4 to 5, और 4 to 5 कॉम्प्रेशन के बाद इसमें जो भी प्रोसेस था ये मिल गया हमें।
आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशर में क्या होगा, सेकेंडरी कंप्रेशर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इक्वल टू दिस, यहाँ 0.8 रखेंगे ये, और T5 डैश की वैल्यू ये निकाल देंगे। टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब देखिए ये वैल्यू मिलते ही हमें टरबाइन टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द इवेपरेटर, ये हमको गिवन है। अब देखिए यहाँ इवेपरेटर वर्ड एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं भी फेस चेंज हो नहीं रहा है। कूलिंग टरबाइन है वो, लेकिन इवेपरेटर नहीं है, क्योंकि लिक्विफिकेशन तो एयर काम कर ही नहीं रहा इतने हाई प्रेशर तक, ना ही मेन कॉम्प्रेशन में वो कॉम्प्रेस हो रहा है, ना ही सेकेंडरी कॉम्प्रेशन में। तो उस बेसिस पे वो लिक्विफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे केबिन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, और उस बेसिस पे T7 माइनस T6 ये कूलिंग टरबाइन का इक्वेशन है, उसके बेसिस पे हमने T7 की वैल्यू निकाल दी। T7 की वैल्यू निकलते ही अब टरबाइन एफिशिएंसी के बेसिस पे T7 कन्वर्ट होके T7 डैश हो जाएगा, उसकी वैल्यू 263 केल्विन हो गया। मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू टेक केबिन लोड, मास ऑफ एयर के संग क्या करते हैं केबिन लोड के लिए, केबिन लोड के लिए अब देखिए हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑलरेडी गिवन है टीआर में, तो उसको 210 से मल्टीप्लाई करते ही वो किलो जूल पर मिनट में हो जाएगा। और एमसीपी डेल्टा टी, ये डेल्टा टी यहाँ पे T8 माइनस T7 है। उस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो T8 माइनस T7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है T7 टू T8, T7 टू T8, हाँ T7 टू T7 डैश कह लो 2 ये तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। और ये एमसीपी डेल्टा टी, और ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मास की वैल्यू। तो मास आ जाएगा किलोग्राम पर मिनट के बेसिस पे, और मास की वैल्यू जैसे ही आ गई किलोग्राम पर मिनट के बेसिस पे, यहाँ से फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्रेशर वर्क। कॉम्प्रेशर वर्क कैसे देखो निकाल रहे हैं, कॉम्प्रेशर वर्क निकालने के लिए हमारा सिंपल सा फंडा है, क्या है, एमसीपी डेल्टा टी, और यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशर वर्क के लिए कौन कौन से टेम्परेचर लेने होंगे, हर कंप्रेसर वर्क के लिए हमें लेना होगा मेन कंप्रेसर में जो कंप्रेसर हो रहा है एम ए, जो हमने कैलकुलेट किया है, और 2-3 तक के बीच। एम सी पी डेल्टा टी की जब बात आएगी तो T3 माइनस T2 डैश होना चाहिए। ठीक, ये वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, और एज इट इज हम सारी वैल्यू को इसमें 1/1 कैलकुलेट करते रहेंगे। मास की वैल्यू आ गई, पावर रिक्वायर्ड तो सीधे कंप्रेसर टेम्परेचर डिफरेंस और एमसीपी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वॉट में वैल्यू आ जाएगी। और वी नो द सीओपी ऑफ द सिस्टम 210 क्यू अपॉन ए पी इंटू 60। तो यहाँ पे देखिए 210 ही हर बार ले रहा है, चाहे तो हम लोग 320 इंटू 3.517 भी ले ले, पूरा मास फिर किलोग्राम पर सेकेंड, और नीचे सीओपी की वैल्यू कितनी है, प्रेशर इंटू 60। तो प्रेशर इंटू 60 क्या है, प्रेशर इंटू 60 क्या है, कंप्रेसर वर्क है। तो उसके बेसिस पे ये हमें मिल गई सीओपी की वैल्यू। ठीक, तो ये अपना एक पूरा प्रोसेस है, इसको आप लोग देख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल ये भी है, एक थ्योरी रिड्यूस्ड एम्बियंट वाला। तो रिड्यूस्ड एम्बियंट बहुत सिर्फ और सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड के लिए यूज करते हैं हम लोग, और एक उसके रिलेटेड एक ये क्वेश्चन भी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसका देखिए ये टीएस डायग्राम है इसका, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। फिर ये सारी चीजें इन्होंने कैलकुलेट की अकॉर्डिंगली, कैलकुलेट किए। और नाउ फ्रॉम द आइसेंट्रोपिक कूलिंग, ये प्रोसेस हो गया आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट कूलिंग ऑपरेशन। तो इस बेसिस पे हमने सारे स्टेप इसमें क्लियर कर दिए। ठीक है, तो इतना ही था आपके इसमें। रिड्यूस एम्बिएंट पे एक न्यूमेरिकल है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप कहीं भी रोक के चाहे तो देख सकते हैं। रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम,
ये हो गया, ये टोटल प्रोसेस था। अब इतना ही रहने देते हैं। आप इतना अगर देख लेते हैं तो 110% क्विज के और एक्सटर्नल में आप सारे क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो।